एंड वेलकम टू बायोमोलिक्यूल्स। आज के लेक्चर में 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे बायोमोलिक्यूल्स को। तो बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, और बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कैसे पहचानें कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिल रहे हैं। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि हम केमिकल एनालिसिस करते हैं। हमने क्या करना है, एक लिविंग टिश्यू लेना है, कोई भी लीव्स वगैरह या लीवर का पीस आप ले सकते हो। उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिक्स करके मोटर पेस्टल में उसकी अच्छी तरह से कुटाई करनी है। अब जो बनेगा उसे हम बोल देंगे स्लरी। इस स्लरी को हमने पास करना है चीज क्लॉथ में से। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जो इस क्लॉथ में से पास हो जाएंगे। जो पास हो जाएंगे मतलब वो एसिड में सोल्यूबल थे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोल देंगे फिल्ट्रेट, कि ये पास हो चुके हैं, और ये आएंगे एसिड सोल्यूबल पूल में। अब जो कपड़े पे ही रह जाएंगे, पास नहीं होंगे, चीज क्लॉथ पे ही रह जाएंगे, वो क्या है, रिटेंटेड, और ये होंगे एसिड इनसोल्यूबल, और इनको हम बोल देंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। कैसे याद रखोगे? माइक्रो जो छोटी चीजें हैं वो पास हो गई, और मैक्रो जो बड़ी चीजें हैं वो पास नहीं हुई। इनका जो वेट होगा माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वो होगा 80 से 800 डाल्टन तक, और इनका वेट तो काफी ज्यादा होगा, 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा। जैसे अगर मैं एक अकेला अमाइनो एसिड ले लूं, छोटा सा अमाइनो एसिड, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है, कम वेट होगा। काफी सारे अमाइनो एसिड्स जब मैंने बना दिए, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन क्या आ जाएगा? मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे शुगर की एक यूनिट मैंने ले ली तो माइक्रो मॉलिक्यूल, पर काफी सारे शुगर्स को मिलाकर मैंने पॉलीसेकेराइड बना दिए तो क्या हो जाएगा? वो मैक्रो मॉलिक्यूल। इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो मॉलिक्यूल, पर न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाकर जब मैंने न्यूक्लिक एसिड बना दिए तो वो क्या हो जाएंगे? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? अब यहां पर याद क्या रखना है, इसको तो नैरो लैक पेंट से लिख लो दीवारों पे। एक एक्सेप्शन है लिपिड्स। लिपिड्स का साइज तो स्मॉल है, तो टेक्निकली वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आने चाहिए थे, पर ये एसिड में सोल्यूबल नहीं है, यानी ये पास नहीं होते, ये रिटेंटेड की कैटेगरी में रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लिपिड्स कुछ वेसिकल्स बना लेते हैं जो कि एसिड में सोल्यूबल नहीं हो पाती है, इसीलिए लिपिड्स टेक्निकली इनका साइज छोटा है, पर इनको कंसीडर हम एसिड इनसोल्यूबल यानी रिटेंटेड पूल में करते हैं। अब आप कहोगे मैम आपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो बता दिए, फटाफट से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बता दो। तो इसके लिए करेंगे हम ऐश एनालिसिस। कोई लिविंग टिश्यू लो, इस लिविंग टिश्यू में वाटर का भी अच्छा खासा कंटेंट होगा, उस वाटर को के कंटेंट के साथ इसका जो वेट होगा वो वेट वेट होगा। इसको ड्राई कर दो, धूप में सुखा दो, जितना भी वाटर होगा वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाएगा। अब जो ये टिश्यू है इसका वेट क्या होगा? जो भी वेट होगा वो इसका ड्राई वेट होगा, क्योंकि वाटर नहीं है इसमें। इस लिविंग टिश्यू को बर्न कर दो। बर्न कर दोगे तो यहाँ से कार्बन के सारे कंपाउंड खत्म, कार्बन खत्म। तो अब बर्न करने के बाद हमारे पास बचा क्या? ऐश। और ऐश क्या है? ऐश है इनऑर्गेनिक। इसके अंदर सारे के सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये दो टेबल दिए हुए हैं एनसीईआरटी के, इनको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है? देखो मुझे पता है सारी डिटेल्स याद नहीं रहेंगी, पर जहां वेरिएशंस ज्यादा हो उन डिटेल्स को रट्टा लगा लो। कैसे? हाइड्रोजन, ये अर्थ क्रस्ट में कितना मिल रहा है, ह्यूमन बॉडी में कितना मिल रहा है? अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है 0.14 और ह्यूमन बॉडी में मिल रहा है 0.5। कार्बन तो अर्थ क्रस्ट में 0.03, पर देखो ह्यूमन बॉडी में कितना ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ये मिल रहा है 18.5, तो इसको मार्क कर लो। ऐसे ही ऑक्सीजन, अर्थ में मिल रहा है हमें 46.6 और हमारी बॉडी में मिल रहा है 65.0, तो इसको भी आपने लर्न कर लेना। नाइट्रोजन अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मिल रहा है, हमारे यहाँ हमारी बॉडी में मिल रहा है 3.3। उसके बाद देखो सिलिकॉन को, सिलिकॉन हमारी बॉडी में नेग्लिजिबल, पर अर्थ क्रस्ट में 27.7। ऐसे एक्सेप्शंस को याद कर लो जहां पर वेरिएशंस ज्यादा। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट लिविंग टिश्यू में क्या क्या मिलेंगे? जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कंपाउंड्स जैसे NaCl, CaCO3। ठीक है, ये सारा आपको याद करना है। उसके बाद देखो फर्स्ट जो आपने टॉपिक यहाँ पर करना है वो बेसिकली आपने पढ़ना है अमाइनो एसिड्स के बारे में। किसके बारे में? तो आपने यहाँ पढ़ना है अमाइनो एसिड्स के बारे में। अमाइनो एसिड्स क्या है? अब आपको पता होना चाहिए ये बात कि काफी सारे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और प्रोटीन बना देते हैं, यानी हम ये बोल सकते हैं प्रोटीन के तो बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड। प्रोटीन कैसे बन रहे हैं? अमाइनो एसिड्स को मिलाकर ही मिल रहे हैं। इनको नाम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देखो अमाइनो एसिड में क्या होता है ना, एक कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोजन, एक अमाइन ग्रुप पक्का लगा होगा NH2, और एक कार्बोक्सिल यानी COOH। अब सभी अमाइनो एसिड्स में ये तीनों ग्रुप 1 2 3 क्या है? कांस्टेंट, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप मतलब एसिड ग्रुप मिलेगा, अमाइनो ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप मिलेगा, और हाइड्रोजन तो मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है यहाँ पे वेरिएबल ग्रुप।
वेरिएबल ग्रुप मतलब यहाँ अलग अलग ग्रुप्स लग सकते हैं और इसी बेसिस में अमाइनो एसिड्स को नेम किया गया है। जैसे अगर मान लो इस वेरिएबल ग्रुप आर की जगह हम एच लगा दें तो ये होगा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड्स का फॉर्मूला जिसको हम ग्लाइसिन बोलते हैं। रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, नैरोलैक पेंट लो, दीवारों पे टेप दो इसको। मिथाइल लगा दें यानी CH3 लगा दें तो इसको हम बोल देंगे एलानिन। और अगर मैं हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा दूं CH2OH तो ये हो जाएगा सेरीन। क्लियर। अब आपने ये अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देखा, हम इसे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों बोलते हैं? मीथेन क्या होता है? CH4 यानी CH और ये H। अब देखो ये H तो H ही रहा, इसको आपने रिप्लेस कर दिया, इसको भी आपने रिप्लेस कर दिया, इसको भी आपने रिप्लेस कर दिया, इसीलिए मतलब H की जगह आपने कोई और ग्रुप आप ले आए, इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। क्लियर है। अब अमाइनो एसिड ना नंबर ऑफ अमाइन और कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो 3 कैटेगरीज क्या है? पहली है अपने पास एसिडिक। एसिडिक मतलब जिसमें एसिड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप COOH ज्यादा होंगे। बेसिक मतलब जिसमें अमाइन ग्रुप NH2 ज्यादा होंगे। और न्यूट्रल मतलब जिसमें दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, एसिड और बेस इक्वल होंगे। तो एसिडिक का एग्जाम्पल बहुत मुश्किल है, याद ही नहीं होगा। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मैम कैसे याद करें, पीछे एसिड लिखा हुआ है, बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है। बेसिक का एग्जाम्पल है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। क्लियर। और न्यूट्रल का एग्जाम्पल है वैलिन। क्लियर। इनको तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा किसी भी हाल में। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जिनके पास रिंग है और जिनकी कुछ फ्रेग्रेंस है, जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन। TPT, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन। क्लियर। अब देखो एक टर्म आपके पास यहाँ लिखी हुई है बुक में, ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होते हैं? देखो आपने अमाइनो एसिड का फॉर्मूला देखा तो आपने ये देखा CHR COOH अब ये जो एसिड है ना इसके पास टेंडेंसी है H पॉजिटिव को डोनेट करने की, और ये जो बेस है इसके पास अमाइन ग्रुप है, टेंडेंसी है H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की। ये H पॉजिटिव डोनेट करेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अमाइन H पॉजिटिव एक्वायर करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेने वाला फायदे में पॉजिटिव चार्ज, देने वाला नुकसान में नेगेटिव चार्ज। इसी को हम बोल देंगे ज्विटर आयन। ये नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ और ये इसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम बात करेंगे लिपिड्स की। तो लिपिड्स जो होते हैं ना वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। कैसे होते हैं? जनरली वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ये सिंपल फैटी एसिड भी हो सकते हैं, जैसे एक कार्बोक्सिल ग्रुप है साथ में R ग्रुप अटैच है। अब ये R ग्रुप क्या हो सकता है मैम? R ग्रुप मिथाइल भी हो सकता है यानी CH3, इथाइल भी हो सकता है C2H5, या यहाँ पर कार्बन के नंबर ज्यादा भी हो सकते हैं, 1 से 19 भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं पाल्मिटिक एसिड की बात करूं टोटल 16 कार्बन है। याद रखना ये R ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को भी वो कर रहा है, कंसीडर कर रहा है, तब 16 कार्बन है। ऐसे ही एरिकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन है, कार्बोक्सिल कार्बन को इंक्लूड कर। क्लियर। अब देखो सिंपल फैटी एसिड का एग्जांपल है ग्लिसरॉल, जिसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। क्लियर। देखो फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड मतलब जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होंगे। ऐसे फैटी एसिड जनरली रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड होते हैं, जिनके पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब जो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड मतलब जिसके पास एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, और ये रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड रहते हैं। क्लियर। लिपिड्स को आप बोल सकते हो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन है। और ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देख लो CH2OH, CHOH, CH2OH। क्लियर। ये ग्लिसरॉल का फॉर्मूला है। फैटी एसिड COOH साथ में RH, ये फैटी एसिड हो गया। अब इस बेसिस पे देखो जो ग्लिसरॉल है ना ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग पार्ट होता है, वाटर से इसको कोई खतरा नहीं। लेकिन जो फैटी एसिड टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, इसको वाटर से खतरा है। तो ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं? लिपिड जो है वो एम्फीपैथिक है, मतलब वाटर लविंग भी और वाटर रिपेलिंग भी। अब डिपेंड करता है कितनी फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है। अगर एक फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है, ये ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड की चेन, तो ये हो जाएगा मोनोग्लिसराइड्स। ऐसे ही 2 फैटी एसिड की चेन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा अपने पास डाइग्लिसराइड। 3 कर दोगे तो ट्राइग्लिसराइड। क्लियर। अब यही है हमारे पास लिपिड्स, देख सकते हो आप। इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? तो इनके बीच में ईस्टर बॉन्ड बनता है। कैसे? ये ग्लिसरॉल का OH यहाँ पर एक H निकाल दो और फैटी एसिड के COOH में से OH निकाल दो, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट करवा दो। जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे ईस्टर बॉन्ड। इनके मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे इनको फैट्स और ऑयल्स भी बोलते हैं।
फैट जो है उनका जनरली लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए ये विंटर में भी ऑयल की फॉर्म में रहते हैं, लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है जिंजली ऑयल, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको याद करना पड़ेगा। इसी के साथ आप याद रखना फोस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। हमने बोला लिपिड्स हैं, ये ग्लिसरॉल, ये सर्कल जो मैंने बनाया ये ग्लिसरॉल को डिनोट करा है, ये नीचे फैटी एसिड चेन। अगर साथ में ऊपर मैं फॉस्फेट लगा दूं तो ये हो जाएगा फोस्फोलिपिड। क्या हो जाएगा? फोस्फोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है इसका लेसिथिन। क्या एग्जाम्पल है? लेसिथिन। ठीक है, तो मतलब लिपिड सिंपल हो सकते हैं, सिंपल मतलब सिर्फ फैटी एसिड और साथ में अल्कोहल है। कॉन्जुगेटेड हो सकते हैं, साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। और डेराइव्ड का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल। ये देख लो, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। ऊपर हमने पाल्मेटिक एसिड पढ़ा ना, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप मिलाकर ये 14, एक कार्बन ये 16 कार्बन है। ऐसे ही एरिडोनिक पढ़ा था, उसमें 20 कार्बन थे। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा, CH2OH CHOH CH2OH। क्लियर? उसके अलावा फॉस्फोलिपिड का एग्जांपल लेसिथिन, देखो यहाँ पर साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। फैट्स और ऑयल मतलब ये डेराइव्ड लिपिड्स का एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट मतलब जिनका बॉडी में नॉर्मल कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन है और हमें पता है कि यार ये चीज ना इस चीज के लिए है, मतलब इसका ये फंक्शन है। अब कुछ होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्लांट्स वगैरह कुछ ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनका हमें प्रॉपर फंक्शन नहीं पता, एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता, उनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इनका हमें एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता, बस ये पता है कि हाँ ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं ना ये ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। जैसे रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स, पिगमेंट। प्लांट क्यों प्रोड्यूस कर रहा है, प्लांट के लिए इसका क्या रोल है हमें ये नहीं पता, पर हमारे वेलफेयर के लिए हमें इसका जरूर रोल पता है। ये टेबल दिया हुआ है, इसको तो घोल के बोर्नवीटा का दूध लेना, उसमें घोल के पी लेना, या फिर नैरोलैक का पेंट लेना, दीवार पे छाप देना। पहले है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आपको पता ही होगा, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत जानी लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। एल्कालॉइड्स, एल्कालॉइड्स में मॉर्फिन, कोडीन, करना पड़ेगा याद। टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स, टर्पिनॉइड से याद हो जाएंगे। इसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, याद हो जाएगा। ये देखो ये PYQ में काफी बार आया हुआ है और ये याद नहीं होगा। टॉक्सिन, एब्रिन एंड राइसिन, इसको आपको याद करना पड़ेगा। लेक्टिन्स, कॉनकैनवलिन ए, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ड्रग्स भी याद करने पड़ेंगे, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन, ये याद हो जाएंगे। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबड़, गम, सेलुलोस। अब कुछ लोग कहेंगे ट्रिक से कर लो, एक टाइम के लिए तो दिल गार्डन हो जाएगा, बाद में पेपर दोगे तो लिटिल हर्ट्स तुम्हारे ब्रेक हो जाएंगे। इससे बढ़िया तो बार 4 बार 5 बार 6 बार लिख के देख लो, ज्यादा जल्दी रिवाइज होगा। थोड़ी देर की मन की शांति के लिए अपना लॉन्ग टर्म नुकसान मत करो, इसको ऐसे ही लर्न करो, हो जाएगा लर्न। आगे देखो, अब अपना खत्म हो गया तमाशा अमाइनो एसिड्स का और लिपिड्स का। अगला तमाशा देखो, अगला है अपने पास कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कितने रेशो में है मैम? ये 1:2:1 में। जनरल फॉर्मूला CnH2nOn, क्या होगा? CnH2nOn इसका जनरल फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर ना कार्बोहाइड्रेट्स आगे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। मोनोसेकेराइड्स, जहां सिर्फ एक सिंगल यूनिट हो शुगर का, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डायसेकेराइड, 2 मोनोसेकेराइड जब जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये एक शुगर यूनिट, ये दूसरा शुगर यूनिट, यहाँ से H2O को एलिमिनेट करवाया, बीच में बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओलिगोसेकेराइड्स क्या होते हैं? जिसमें 3 से 10 मोनोसेकेराइड की यूनिट्स आकर जुड़ी हो, उनको हम ओलिगोसेकेराइड्स बोल देंगे। और मैम पॉलीसेकेराइड्स क्या होंगे? तो ये तो लंबी चेन है मोनोसेकेराइड्स की, जिनको हम पॉलीसेकेराइड बोले। हमने फॉर्मूला पढ़ा ना CnH2nOn। मान लो n मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूं, ऐसी शुगर्स को बोलेंगे ट्रायोस। एग्जाम्पल याद रखना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर मैं n यहाँ 4 पुट कर दूं, ऐसी शुगर को बोलेंगे टेट्रोस। एग्जाम्पल पढ़ेंगे एरिथ्रोस। अगर मैं यहाँ 5 पुट कर दूं, ऐसी शुगर को बोलेंगे पेंटोस। एग्जाम्पल पढ़ेंगे एरेबिनोस। और अगर मैं 6 पुट कर दूं, हेक्सोस, ग्लूकोस और फ्रक्टोस। क्लियर? अब देखो, हम कह रहे हैं पॉलीसेकेराइड मतलब लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोसेकेराइड, है ना। अब यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है होमो पॉलीसेकेराइड और दूसरी है हमारे पास हेट्रो पॉलीसेकेराइड।
बच्चों होमो का मतलब होता है सेम, बहुत सारी सेम तरह की मोनोमेरिक यूनिट्स जुड़ती गई और इन्होंने होमोपॉलीसेकेराइड बना दिया। हेटेरोपॉलीसेकेराइड जहां पर डिफरेंट टाइप की मोनोमर्स यूनिट हो, जहां एक टाइप की हो होमो, जहां डिफरेंट टाइप की हो हेटेरो। अब एनसीईआरटी में एज इट इज लाइन टू लाइन एग्जांपल याद करेंगे। सबसे पहले है सेलुलोज। सेलुलोज किसका होमोपॉलीसेकेराइड है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की काफी सारी यूनिट्स मिलकर सेलुलोज बना रही हैं। एग्जाम्पल दूसरा याद रखो, स्टार्च। स्टार्च जो कि प्लांट टिश्यू में एनर्जी स्टोर हाउस की तरह काम कर रहा है, वो भी क्या है? एक होमोपॉलीसेकेराइड है। फिर ग्लाइकोजन एनिमल्स में स्टोरेज का काम कर रहा है, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड का। लास्ट में इनुलिन, जैसे सेलुलोज में याद किया ये होमोपॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का, इनुलिन में याद रख लो ये होमोपॉलीसेकेराइड है फ्रक्टोज का। क्या दिक्कत है? ऐसे ही कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, जैसे ग्लूकोसेमाइन एंड एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स होमोपॉलीसेकेराइड है। कहाँ मिल रहा है? तो ये हमें मिल रहा है आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में और फंजाई की सेल वॉल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नारोलेक पेन से लिख लेना। स्टार्च हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाता है और आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, PYQ है। सेलुलोज कोई हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, प्लांट की सेल वॉल में मिलता है और ये आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर भी नहीं देता है। क्लियर हो गया? ये तमाशा भी डन। अगला आ जाओ, न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने अमाइनो एसिड को बोला कि ये तो बिल्डिंग ब्लॉक्स है प्रोटीन बनाने के, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? तो ये है न्यूक्लियोटाइड। आप जेनेटिक्स में इसको डिटेल में पढ़ते हो कि न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है। उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, शुगर, N2 बेस, फॉस्फेट। N2 बेस प्यूरिन्स हो सकते हैं, पायरिमिडीन्स हो सकते हैं। प्यूरिन मतलब आलू गोभी, Ag, एडेनिन और ग्वानिन। पायरिमिडीन मतलब साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिन। अगर मैं एडेनिन ग्वानिन की बात करूं DNA में भी मिलेंगे, RNA में भी मिलेंगे। साइटोसिन की बात करूं DNA में भी मिलेगा, RNA में भी मिलेगा। और थाइमिन सिर्फ और सिर्फ DNA में मिलेगा। और इसी तरह से जहां जहां पर DNA में थाइमिन मिलेगा वहां पर RNA में क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलेगा। क्लियर? तो ये हमें दिखाया हुआ है, जो प्यूरिन्स है वो डबल मेम्ब्रेन रिंग है और जो पायरिमिडीन है वो क्या है? सिंगल मेम्बर रिंग है। ठीक है, यानी यहाँ 9 कार्बन होंगे, 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, 1, 3, 7 और 9 पे, और इसको कर लेना 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पर पायरिमिडीन में क्या होगा? 1 और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? जब मैं सिर्फ शुगर और N2 बेस की बात करूं तो इसको मैं न्यूक्लियोसाइड बोलूंगी। इसके साथ शुगर और N2 बेस के साथ मैं फॉस्फेट लगा दूं तो इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोलूंगी। क्लियर? डन। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के हैं, DNA और RNA। DNA मतलब जिसमें शुगर डीऑक्सीराइबोस है और RNA मतलब जिसमें शुगर राइबोस है। कमेंट सेक्शन में बता दो DNA ज्यादा स्टेबल क्यों है RNA से, इसके जितने भी रीजंस हैं 2 या 3 वो आप बता दो। प्रोटीन्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड भी बोल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, तब जाके प्रोटीन बनता है। ये देखो, ये भाई साहब प्रोटीन की चेन लेकर खड़े हैं काफी सारे अमाइनो एसिड्स को जुड़वाकर। अब इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ना प्रोटीन 4 तरह के हो सकते हैं। प्राइमरी प्रोटीन मतलब लीनियर, सिंपल, एक लाइन, एक टर्मिनल N टर्मिनल हो जाएगा जहाँ NH2 प्रेजेंट है, दूसरा टर्मिनल C टर्मिनल हो जाएगा जहाँ COH प्रेजेंट। ये क्या कर रहा है? ये सिर्फ पोजिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है प्रोटीन की। अब ये जो प्राइमरी प्रोटीन है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं सेकेंडरी प्रोटीन। सेकेंडरी प्रोटीन में आप 2 स्ट्रक्चर देखते हो, अल्फा हेलिक्स, जैसे आप कैरेटीन में देखते हो अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लेटेड सिल्क फाइबर्स में देखते हो बीटा प्लेटेड। देखो ये नॉर्मल, ये फर्स्ट वाला हो गया हमारे पास प्राइमरी, मतलब लीनियर एक चेन है, इसने फोल्ड होकर ये हेलिक्स भी बना सकता है और बीटा प्लेटेड शीट भी बना सकता है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। टर्शियरी होता है ये और ज्यादा मोल्ड हो चुका है और ऐसे एक वूलन बॉल बना रहा है ना, तो इसको हम बोल देते हैं टर्शियरी। ठीक है, और टर्शियरी प्रोटीन में हमको पता है डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का खेल है। आप एंजाइम में पढ़ोगे ना, एक्टिव साइट्स जैसे कुछ पॉकेट्स होती है, ऐसा ही कुछ यहाँ टर्शियरी प्रोटीन में भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेसिफिकली फंक्शनल एक्टिव साइट्स होती हैं। उसके अलावा ये टर्शियरी प्रोटीन और ज्यादा मोल्ड होकर क्वाटनरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाटनरी का एग्जांपल देख लो, हेमोग्लोबिन चेन जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 चेन अल्फा और 2 चेन क्या है? बीटा। डन, यहाँ तक खत्म।
आपको पता भी नहीं लगा, 20 मिनट में आप मेजोरिटी ऑफ चैप्टर खत्म कर चुके हो। आई होप मैं इसके साथ जस्टिस कर पा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पीड पे करना है, 10 ही दिन बचे हैं नीट को, तो थोड़ा हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ये नोट्स आप टेलीग्राम से ले सकते हो। लास्ट आ जाओ एंजाइम्स में। एंजाइम्स क्या है? एंजाइम का भी जो नेचर है ना वो प्रोटीनेशियस है। तो ज़्यादातर जो एंजाइम है, लगभग सारे एंजाइम प्रोटीन्स है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम। राइबोजाइम मतलब जब न्यूक्लिक एसिड बिहेव करने लगे प्रोटीन की तरह। अब ये काम कैसे करेगा? देखो, एंजाइम के पास ना कुछ एक्टिव साइट्स, कुछ पॉकेट प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इन एक्टिव साइट पर आकर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करता है। देखो होता क्या है ना, इस सबस्ट्रेट ने ना एक प्रोडक्ट बनाना है। अब वैसे तो ये प्रोडक्ट काफ़ी लंबा टाइम लेगा, है ना, 5 साल 10 साल 20 साल जितना भी टाइम है, लेकिन अगर हम एंजाइम ले आए तो एंजाइम क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। जो काम 5 साल में होना है, क्या पता वो 5 मिनट में करवा दे, कुछ ही देरी में करवा दे, है ना। तो कैसे होता है ये? एंजाइम के पास कुछ पॉकेट्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं एक्टिव साइट। इनके साथ जाकर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा। जब सबस्ट्रेट इनके साथ बाइंड हो जाएगा, यहाँ कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। धीरे धीरे एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करवा देगा। इसे हम बोलेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब एंजाइम इस प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा ताकि वो और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सके, ठीक है। तो यही बात है, प्रोसेस पढ़ लो। सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंजाइम की एक्टिव साइट पे, जिसकी वजह से एंजाइम क्या करेगा? अपनी शेप चेंज करेगा। इसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा, खुद फ्री हो जाएगा ताकि दूसरे किसी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाए, ठीक है। अब एंजाइम करता क्या? बेसिकली देखो, ये कोई, मान लो ये कोई वो है, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट है, ठीक है, या फिर मान लो सबस्ट्रेट है, हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, एनसीईआरटी में सबस्ट्रेट लिखा हुआ है। इसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो इसको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। वो एनर्जी जो इसकी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी रेस करने में हेल्प करेगी और इवेंचुअली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये इतना इसको ऐसे पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है ना, और इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास लग रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ एंजाइम ले आऊँ, ये विदाउट एंजाइम तो इतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है। अगर मैं यहाँ एंजाइम ले आऊँ, एंजाइम क्या करेगा? इस रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। कैसे स्पीड अप कर देगा? तो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। तो देखो जब एंजाइम आ गया तो हमें कितनी कम एनर्जी चाहिए सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो एंजाइम ने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया, मतलब रिएक्शन के रेट को स्पीड अप किया, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है पीएच, दूसरा है टेम्परेचर। बहुत ध्यान से सुनो, एक वर्ड याद रख लो, ऑप्टिमम। पीएच और टेम्परेचर। एंजाइम जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे काम करेगा। मान लो एक एंजाइम है, वो कह रहा है मैं तो ना जी 40 डिग्री सेल्सियस पे ही काम करूंगा, तो उससे नीचे भी उसकी एक्टिविटी कम होगी और उसके ऊपर भी उसकी एक्टिविटी डिग्रेड हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक एंजाइम है, वो कह रहा है मैं तो ना जी सिर्फ 8 पीएच पे काम करूंगा, पीएच 8 पे काम करूंगा, तो उससे नीचे भी उसकी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उससे ऊपर भी डैमेज हो जाएगी। तो मतलब एंजाइम को प्रॉपर पीएच और प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए जिसपे वो काम कर सके। अब देखो कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स में से आइसोलेट करते हैं जो ऑर्गेनिज्म हॉट टेम्परेचर में रह रहे हैं, हॉट वेंट, सल्फर स्प्रिंग्स, ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, तो इनकी कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब इनके काम करने की एक्टिविटी ज़्यादा टेम्परेचर पे भी काम करती है। जैसे आपने पीसीआर में पढ़ा होगा टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज कहाँ से हम ले रहे हैं? एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। तीसरा ग्राफ देखो, मैम ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पर आपको ग्राफ में एक जगह दिख रही है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और एक जगह दिख रही है वेलोसिटी, मतलब इस साइड वेलोसिटी और एक्स एक्सिस पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है Km, जिसको हम बोलते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये क्या है? देखो आपने किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाना है किसी एंजाइम की प्रेजेंस में। मान लो हमारे पास ना 20 एंजाइम प्रेजेंट है पर सबस्ट्रेट हमारे पास 100 है, तो पहले कुछ सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होते रहेंगे और रेट ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहेगी। अब एक टाइम ऐसा आया सारे एंजाइम सैचुरेट हो गए, सारे एंजाइम तो सबस्ट्रेट के साथ लग गए, अब और सबस्ट्रेट तो बचे हैं पर एंजाइम ही नहीं बचा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी और इसको हम बोलेंगे Vmax। अब यहाँ आपको Km लिखा हुआ दिख रहा है। Km बेसिकली क्या है? वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब Vmax हाफ होगा, तो जब ये मैक्सिमम वेलोसिटी का हम हाफ कर देंगे उस टाइम पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगी वो हम बोलेंगे वो Km है, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट Vmax
हाफ। डन है जी, हो गया। अब एक PYQ आया हुआ है कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में। इनिबिट करना मतलब रोकना, यानी एंजाइम की एक्टिविटी को रोकना, प्रोडक्ट नहीं बनने देना। कुछ एंजाइम बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में पढ़ते हो कि जो इनिबिटर है ना वो क्लोजली रिजेंबल करता है, दिखता है, जुड़वा जुड़वा दिखता है वो सबस्ट्रेट के जैसा। तो बाइंड तो होना था एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट, पर क्योंकि सीता की जगह गीता आ गई, यानी ये सबस्ट्रेट की जगह इनिबिटर आ गया। अब ये इनिबिटर भी सबस्ट्रेट के जैसा दिख रहा है, तो ये एंजाइम जाकर इनिबिटर के साथ मिल गया। अब प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, इसी को कॉम्पिटिटिव इनिबिटर कह रहे हैं। आ जाओ एग्जाम्पल भी याद करेंगे। इनिबिशन ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स सबस्ट्रेट सक्सीनेट। तो ये जो मेलोनेट है ये सक्सीनेट की तरह दिखता है, सबस्ट्रेट की तरह, सबस्ट्रेट है सक्सीनेट, मेलोनेट इनिबिटर है जो सक्सीनेट की तरह दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनिबिट हो जाता है सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, मतलब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये PYQ है, इसको ध्यान से करो। लास्ट टॉपिक, एंजाइम्स को ना 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, वो नाम से ही आपको पता चल जाएगा। ऑक्सीडो रिडक्टेस, डिहाइड्रोजिनेस भी बोल रहे हैं इसे हम, मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवाए। ट्रांसफरेस, ट्रांसफर करना, एक ग्रुप जो कहीं लगा हुआ है उसको किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसफर करवा देना। जैसे S के साथ एक ग्रुप लगा हुआ था, ये एंजाइम आया ट्रांसफरेस, इसने ग्रुप को ट्रांसफर करवा दिया। अब S बेचारा अकेला हो गया, S डैश के साथ ग्रुप लग गया। याद क्या रखोगे? याद ये रखोगे कि हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप ट्रांसफर हो सकता है, हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तीसरा हाइड्रोलेस, जो हाइड्रोलाइसिस करवाए, तुड़वाए, किसको? ईस्टर को, ईथर को, पेप्टाइड को, कार्बन 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 हाइड्राइड PN बॉन्ड्स को। फिर लाइसिस, जो ग्रुप को रिमूव कराए। ट्रांसफरेस, ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा था, लाइसिस ग्रुप को रिमूव करवा रहा था। देखो कार्बन के साथ एक X ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन के साथ एक Y ग्रुप लगा हुआ है, XY ग्रुप को अलग करवा दिया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनवा दिया, क्या दिक्कत थी? आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, कॉन्फ़िगरेशन अलग होती है। तो एक आइसोमर से किसी दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करवाए जो एंजाइम, वो होगा आइसोमरेस। क्लियर? लास्ट लाइगेस, जिसको प्यार से मोलिकुलर ग्लू बोलते हैं, यानी ये क्या कर रहा है? 2 कंपाउंड्स को एक साथ जोड़ रहा है। अब ये वाला टॉपिक आपको जो कंफ्यूज करता है, इसको मैं टैबुलर फॉर्म में लेकर आई हूँ। एंजाइम, अब मैम होलो एंजाइम क्या होता है, एपो एंजाइम क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होता है, मैम बता दो। लो आ जाओ बता देते हैं। अब देखो एंजाइम जो है ना, या तो वो पूरे के पूरे प्रोटीन से बने, यानी बिल्कुल सिंपली प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीनेशियस नेचर के। ये होते हैं सिंपल एंजाइम। एक होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिनको होलो एंजाइम भी बोलते हैं। इसमें कुछ पार्ट प्रोटीन वाला होता है, कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन वाला होता है। तुम आंख बंद करके प्रोटीन पार्ट को बोल देना एपो एंजाइम। आपा प्रोटीन है, एपो एंजाइम प्रोटीन, प्रोटीनेशियस पार्ट है होलो एंजाइम का। और कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट। अब ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट ना अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे अगर तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, या तो ये ऑर्गेनिक होगा या इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक पे तो याद रखो मेटल आयंस आ जाएंगे, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है जिंक का। ऑर्गेनिक में अगर टाइटली बाउंड है तो वो प्रोस्टैटिक ग्रुप है, लूजली बाउंड है तो वो कोएंजाइम है। प्रोस्टैटिक ग्रुप के एग्जांपल पेरोक्सिडेस, कैटालेस, हीम। और लूजली बाउंड के एग्जांपल कोएंजाइम जैसे कि NAD, NADP। तो देख लो 28 मिनट के अंदर अपना चैप्टर हो चुका है। अभी भी अपनी होप लूज मत करो। आपने पूरा साल सिलेबस किया होगा पर आप भूल रहे होगे, तो वो फटाफट से क्विकली रिवाइज करने के लिए आधा घंटा 1 घंटा रील्स भी तो देखते हो ना, आधे घंटे के अंदर हमने चैप्टर आपको प्रोवाइड करवा दिया। नोट्स इसके टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है। डेली मैं 2 चैप्टर देती हूँ, जिसके हम PYQ भी लगाते हैं रात को 8 बजे, तो इसीलिए भी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। देखो ना से तो अच्छा है ना, लास्ट के 10-15 दिन भी कुछ MCQ लगा लो, क्विक रिवीजन कर लो। आज जहाँ खड़े उससे बेटर पोजीशन पे खड़े होगे। तो बस ठीक है, हमारा चैप्टर हो गया। थैंक यू सो मच अगर आपने लास्ट तक देखा। अगर लास्ट तक नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, अगर देखा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज देना। ये भी बता देना अगला चैप्टर कौन सा करना। टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।